दो। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो सभी बच्चे जल्दी से जुड़ जाएंगे और सेशन को शुरू करते हैं। सर यूपीएससी बैच में मूल विधि और हिंदी शुरू। ठीक ठीक ठीक। हाँ बेटा, यूपीएससी वाले बैच में ये मूल विधि और हिंदी शुरू कर पहले ही करवा देते फिजिक्स और यूपीएससी बैच बेटा 11 तारीख से शुरू होगा। अभी शुरू कहाँ हुआ है ना। यूपीएससी बैच बेटा 11 तारीख से शुरू होगा। अभी शुरू कहाँ हुआ है, तो अभी क्लासें कहाँ शुरू हुई हैं? अभी तो उसकी क्लासेस शुरू होंगी 11 तारीख से। मंडे से उसकी क्लासेस शुरू है। ठीक है बच्चों, मंडे से क्लासेस शुरू हैं। तो गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो सारे बच्चे जल्दी से जुड़ जाओ। और रैंकिंग टॉपिक चल रहा था, उसी टॉपिक के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को आज जानेंगे। रैंकिंग टॉपिक के ही नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को आज और पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, तो सारे बच्चे स्पीड के साथ जल्दी से जुड़ जाएंगे और सेशन को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। हाँ, कल संडे है, कल ऑफ रहेगा। संडे को तो ऑफ रहता है, ये सभी बच्चों को पता होगा। संडे हमारी सारी क्लासें ऑफ रहती हैं। और संडे को सारी क्लासें जो ऑफ रहती हैं वो सभी बच्चों को पता होगा बच्चों। ठीक है। गुंजन शर्मा क्या पूछ रही हो बेटा? हाँ बेटा, टाइम टेबल बहुत जल्दी मिल जाएगा आपको। मैं आपको बता देता हूँ, यूपीएसआई का बैच हमारा सोमवार से शुरू हो रहा है, 11 तारीख से शुरू हो रहा है। और जिन बच्चों ने उसमें रजिस्ट्रेशन करा लिया होगा अच्छी बात। जिन्होंने नहीं कराया है और यूपीएसआई के बैच में पढ़ना चाहता है तो वो उस बैच में जाके पढ़ सकता है। ठीक है। मूल विधि हिंदी हुई, मूल विधि हुई, रीजनिंग हुई और आपकी जीएस हुई, मैथ हुई। किस किस टाइम पर होंगे ये बहुत जल्दी या तो आप चेक कर लेना, अपलोड करा दिया गया है, और या आप उसमें देख सकते हैं जाके। ठीक, तो अपलोड करा दिया गया होगा टाइम टेबल, आप देख लेना उसमें जाके। तो जैसे ही आप एप्लीकेशन पे जाएंगे यूपीएससी वाले बैच में, तो वहां टाइम टेबल का एक ऑप्शन आएगा, तो वहां पर आप देख सकते हैं कि कौन सी क्लास कितने बजे है। वहां पे प्रॉपर टाइम टेबल आपको सेट करा दिया गया होगा। और यूपीएसआई का बैच हमारा 11 नवंबर मतलब सोमवार से स्टार्ट हो रहा है। और सोमवार से आपकी प्रॉपर क्लासेस शुरू हो रही है। हाँ, मूल विधि और हिंदी उसमें नहीं है, तो मूल विधि और हिंदी का टाइम टेबल जल्दी ही अपडेट करा दिया जाएगा। टाइम टेबल लगा दिया गया है, बट मूल विधि और हिंदी सब्जेक्ट उसमें नहीं है। ओके, तो बेटा मैं आपको बता देता हूं हरी यादव। तो मूल विधि और हिंदी का भी टाइम टेबल सेट हुआ नहीं होगा। एक दो दिन में जैसे ही टाइम टेबल सेट हो जाएगा तो मूल विधि और हिंदी का भी उसमें ऐड कर दिया जाएगा। जो टाइम टेबल फिक्स हो गए होंगे वो आपको बता दिए गए होंगे। जो टाइम टेबल अभी फिक्स नहीं हुए हैं तो वो अभी एक दो दिन में आपको अपडेट करा दिए जाएंगे बच्चों। ठीक है, सारे बच्चों को पॉइंट क्लियर हो गया। तो जो यूपीएसआई वाला बैच है वो सोमवार से शुरू हो रहा है, तो जो भी बच्चा पढ़ना चाहता है वो प्रॉपर तरीके से उस बैच में ज्वाइन कर लेना बच्चों। और उसमें अभी डिस्काउंट भी चल रहा है, शायद 118 के आसपास उसकी फीस है, 118 रुपए के आसपास उसकी फीस है बच्चों। ठीक है। मूल विधि क्या है बेटा? मूल विधि, अब मैं जीएस में आपको क्या समझाऊं, जीएस वाले सर से पूछेंगे तो ज्यादा समझाएंगे। मूल विधि का मतलब होता है आपको जो धाराएं होती हैं, आपने देखा होगा जब हम थाने में जाते हैं तो धारा 420 लगा दी है, धारा 402 लग गई, धारा 302 लग गई, धारा 307 लग गई। आपने देखा होगा ये धाराएं में जो जब हम किसी थाने में जाते हैं तो धाराएं में जो आपका केस लगता है, तो मूल विधि में वो धाराएं आती हैं कि 302 में क्या होता है, आपने किसी का मर्डर कर दिया तो 302 धारा लग गई। ठीक, आपने किसी की मारपीट कर दी तो 307 लगा दी वहां पर, है ना। ऐसी 305, 306, 307 ये जो धाराएं होती हैं ये मूल विधि के अंतर्गत आती हैं। तो ये आपके यूपीएसआई वाले बैच में आती हैं। तो मैं सभी बच्चों से ये कहना चाहूंगा कि जो भी बच्चे यूपीएसआई का फॉर्म भरना चाहते हैं और यूपीएसआई देना चाहते हैं वो इस बैच को पढ़ लेना, क्योंकि मूल विधि का एक बड़ा पोर्शन होता है, हिंदी का एक बड़ा पोर्शन होता है, तो वो आपको इस बैच में नहीं मिलेगा, वो आपको वहीं सीखने को मिलेगा बच्चों। ठीक है, तो यूपीएसआई की तैयारी, और ये भी बता देता हूं कि जब फॉर्म आ जाएंगे उस टाइम पे सब बच्चे फिर भागते हैं। एक दो महीने का समय मिलता है, फिर दिक्कतें होती हैं। तो यूपीएसआई वैकेंसी इतनी छोटी वैकेंसी नहीं है, बहुत बड़ी वैकेंसी है। और इसके लिए पहले से ही अगर सिलेबस हमने कंप्लीट कर लिया तो एग्जाम निकालना आसान हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो सारे बच्चे प्रॉपर तरीके से एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए एडवांस में तैयारी रखेंगे। और मैं आपको अपनी पर्सनल, अगर आप मुझे बड़ा भाई मानते हो तो मैं आपको पर्सनली यही राय दूंगा कि एडवांस तैयारी रखो। ये कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं है कि आप तुरंत निकाल दोगे इसको, है ना। एक अच्छे लेवल का एग्जाम होता है,
और मजा भी आता है इस पेपर को देने में। तो अपना पूरा सिलेबस को एडवांस में तैयार कर लोगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा आपके पास होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं बच्चों, ठीक है। तो जो भी बच्चा यूपीएससी की तैयारी करना चाहता है बैच में जुड़ सकता है। मंडे से उसकी रेगुलर क्लासेस शुरू हो जाएंगी बच्चों, ठीक है। तो शुरू कर लेते हैं बच्चों आज का प्रॉपर तरीके से बैच। आज का बैच भी शुरू कर लेते हैं। आज के कॉन्सेप्ट कैसे चलेंगे इसको भी जानते हैं बच्चों, ठीक है। तो आज सबसे पहले हम जानते हैं बच्चों रैंकिंग। रैंकिंग रैंकिंग को आज और समझ लेते हैं बच्चों। रैंकिंग कॉन्सेप्ट को आज और समझते हैं। आज चलेगा बेटा टाइप नंबर। कल कितने हो गए थे हमारे टाइप नंबर? हमने कल 4 पढ़ लिए थे, 5वां टाइप आज चलेगा। 5वां टाइप बच्चों आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। मुकेश कुमार कहते हैं बेटा मुझे धाराओं के बारे में बहुत ज्यादा नहीं पता, ठीक है बेटा, क्योंकि ये 107 लगी है किसी पर 103, तो बेटा ये किताबों में पढ़नी पड़ेगी। 107 में क्या है, क्या प्रावधान है, ये जीएस वाले सर और अच्छी तरीके से बताएंगे आपको, ठीक है बेटा। तो आप एक बार उनसे डिस्कस कर लेना बच्चों, है ना, क्योंकि मैंने धाराएं नहीं पढ़ी है बच्चों, है ना। मैं आपको रीजनिंग पढ़ाता हूँ, तो मैथ में रीजनिंग में कोई दिक्कत है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। धाराएं मैंने आपको समझा दी है, लेकिन 107 में क्या होता है ये आपको बुक में जाके पढ़ना पड़ेगा और आपको खुद पता होगा कि किस केस में आपको वो लगी हुई है, ठीक है। जब टाइप 3 हुआ था, ओके, टाइप 4 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, टाइप 4 कर लेंगे। टाइप 3 कंप्लीट हो गया तो टाइप 4 कर लेंगे बच्चों, ठीक है। एक बार देख लेता हूं कितने टाइप हो गए थे हमारे, है ना। टाइप नंबर 3 हो गया था, कम से कम छात्र निकालने वाला कॉन्सेप्ट हो गया था, ठीक है। टाइप नंबर 3 हो गया था। अब हमारा टाइप नंबर 4 चलेगा। अब बच्चों हमारा जो चलेगा वो टाइप नंबर 4 चलेगा, बीच में छात्र निकालने वाला कॉन्सेप्ट। अगर आपको बीच में छात्र निकालने हो, किन्हीं दो छात्रों के बीच में छात्र निकालने हो, तो ये क्या कॉन्सेप्ट होता है आज की क्लास में बच्चों ये जानेंगे। हाँ, ग्रेजुएशन मांगता है। एसआई का फॉर्म भरने के लिए ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए और 21 साल उम्र होनी चाहिए बच्चों, ठीक है। 21 साल उम्र होनी चाहिए और ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट हो तो आप यूपीएसआई का फॉर्म भर सकते हो। ये दो दो बातों का विशेष कर ध्यान रखेंगे, ठीक है। जिन बच्चों की एज 21 वर्ष है और जो बच्चे ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं तो वो यूपीएसआई का फॉर्म भर सकते हैं। या किसी बच्चे को जैसे एडवांस तैयारी करनी हो, जैसे मान लो कोई बच्चा 12th में हो या ग्रेजुएशन कर रहा हो तो एडवांस तैयारी करना चाहता है पहले से, तो वो भी पढ़ सकता है, तो वो भी पढ़ सकता है बच्चों, ठीक है। फॉर्म वही बच्चा भर पाएगा जिसकी एज 21 वर्ष होगी और वो ग्रेजुएशन पास होगा, ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो शुरू कर ले, आज का कॉन्सेप्ट भी शुरू कर ले बेटा। कल टाइप नंबर 3 हुआ था, आज टाइप नंबर 4 चलेगा बेटा, ठीक है। कल हमने ये कराया था अधिक से अधिक, टाइप नंबर 3 कराया था, अधिक से अधिक कम से कम छात्र निकालने वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। टाइप नंबर 3 हमारा कल ये हुआ था और उसके पहले हमने जो पढ़ा था वो हमने टाइप नंबर 2 ये पढ़ा था, वन साइड निकालना, ठीक है। दो ही केस कल हमने पढ़े थे, दो केस हमने पढ़े थे। आज हमारा चौथा दूसरा तीसरा पढ़ा था हमने, ये हमारा चौथा केस होगा। टाइप नंबर 4 ये होगा, यहां से प्रॉपर तरीके से समझेंगे टाइप नंबर 4 के कॉन्सेप्ट बच्चों। तो बताता हूं, टाइप नंबर 4 कहता है बीच में छात्र निकालना। तो मैं आपको दोनों केस समझा देता हूं, बीच के छात्र के दोनों केस क्या होते हैं। तो पहले थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। दो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। मैंने एक सवाल दिया आपको, पहला क्वेश्चन दिया कि एक पंक्ति में कुल छात्र दिए हैं मान लो 40, कुल छात्र दिए हैं बच्चों 40। समझना सवाल को, लैंग्वेज में बाद में समझा दूंगा। कुल छात्र बच्चों 40 दिए हैं, ठीक है। उसमें मैंने बोला 40 छात्रों की एक पंक्ति में ए लेफ्ट साइड से 12वें नंबर पर है तथा बी राइट साइड से 16वें नंबर पर है, या मैं बोलूं बी राइट साइड से 20वें नंबर पर है। तो दोनों के बीच में कितने छात्र हैं? तो दोनों की ए और बी के बीच में कितने छात्र बैठे हैं? ए और बी के बीच कितने छात्र बैठे हैं? कितने छात्र बैठे हैं?
सवाल बच्चों अगर मैंने ये बोला कि एक पंक्ति में टोटल 40 छात्र हैं, जिसमें ए हमारा लेफ्ट से 12वें नंबर पर है, बी हमारा राइट से 20वें नंबर पर है, तो आपको ये पता करना है ए और बी के बीच में कितने लोग बैठे हैं। तो अगर कभी बच्चों ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि दो लोगों के बीच में छात्र पूछे, तो हमेशा एक बात याद रखो, टोटल कितने 40, तो 40 में से लेफ्ट प्लस राइट माइनस कर दो, 12 बच्चे इधर के और 20 बच्चे इधर के। अगर मैं 12 बच्चे यहां से माइनस कर दूं और 20 बच्चे राइट के माइनस कर दूं, तो 20 बच्चे ये चले गए, 12 बच्चे ये चले गए, कितने चले गए, तो हम बोलेंगे 40 माइनस के 32 चले गए। तो बच्चे बच्चे कितने 8। तो जो भी बच्चे बचेंगे वो आपके बीच वाले बच जाएंगे। तो बीच में बैठने वाले बच्चों की संख्या 8 होगी, 7 नहीं होगी बच्चों। यहां पर एक कम नहीं करेंगे, ये जो बच्चे एक कम कर रहे हैं ये कॉन्सेप्ट यहां नहीं होगा। सीधी सी बात बच्चों, टोटल 40 है, 40 में से मैंने लेफ्ट हटा दिए, राइट हटा दिए, बीच का हिस्सा रह गया। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, बीच का हिस्सा रह गया और डायरेक्ट आंसर बन गया बेटा। क्लियर? तो एग्जैक्ट आंसर 8 होगा। लेकिन अगर यही सवाल लॉजिकल बन गया तो कैसे बनेगा, अब उसको समझ लो। सिंपल क्वेश्चन हुआ तो सीरीज कुछ इस तरीके से बनेगी। सवाल कैसे होगा बोल देता हूं। एक पंक्ति में कुल 40 छात्र थे, जिसमें ए लेफ्ट साइड से 12वें नंबर पे था और बी राइट साइड से आपका 20वें नंबर पर था। तो आपको यह पता करना था तो ए और बी के बीच में कितने छात्र बैठे हैं। तो हमने क्या किया, 40 छात्रों में से ए इधर से हटा दिया, बी इधर से निकाल दिया, तो 12 प्लस 20 हमारा 32 माइनस कर दिया, तो 40 माइनस 32 करेंगे तो 8 आपका आंसर बचेगा। कॉन्सेप्ट ये बेसिक सवाल है, बिल्कुल सिंपल सवाल होगा तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। देखो सीधे सीधे पॉइंट है। मैंने एक माना ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, मान लो ये 10 लोग हैं, तो टोटल कितने हो गए, जे तक 10 लोग हो गए। अब मैं आपसे पूछूं कि सी और जी के बीच में कितने लोग हैं, तो क्या करते हैं, सी कितने नंबर पर है 3 पर, और जी राइट से कितने पर है बेटा 4 पर। तो हम क्या करेंगे, टोटल 10 में से 3 और 4 7 माइनस कर दो, कितने बच्चे बेटा 3। तो देखो 1 2 3 बीच के बच जाते हैं। तो बीच के जो 3 छात्र हैं वो अपने आप बच जाते हैं। हमने क्या किया, बीच के छात्र निकालने का तरीका होता है टोटल में से इधर के 4 हटा दो और इधर के 3 हटा दो, बीच का हिस्सा अपने आप रह जाता है। बीच का हिस्सा अपने आप रह जाता है। तो कॉन्सेप्ट बनता है टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट माइनस कर दो, सीधे सीधे आंसर बन जाता है। प्रैक्टिकली मैंने आपको ये समझा दिया चीजों को बना करके कि कुछ इस तरीके से बनेगा। यहां -1 करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टोटल में से हमने क्या किया, लेफ्ट साइड के 3 बच्चे हटा दिए और राइट के 4 हटा दिए, तो बीच के 3 अपने आप रह जाते हैं, बीच के 3 अपने आप रह जाते हैं। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया। लेकिन अगर यही सवाल थोड़ा सा लॉजिकल बन गया तो परेशान करेगा। और लॉजिकल कैसे बनेगा, क्वेश्चन नंबर 2 में समझ लो। क्वेश्चन नंबर 2 में समझ लो, सवाल लॉजिकल ऐसे बनेगा, मैं बना के दिखा देता हूं। सवाल लॉजिकल कैसे बनेगा, मैंने बोला एक पंक्ति में कुल छात्र दिए हैं, कुल छात्र दिए हैं बच्चों 30, और सवाल कहा मैंने कि एक पंक्ति में कुल 30 छात्र हैं, जिसमें ए लेफ्ट साइड से 18वें नंबर पर है तथा बी राइट साइड से 16वें नंबर पर है। तो दोनों के बीच में कितने छात्र होंगे, तो दोनों के बीच में छात्र कितने होंगे। क्या ये डायग्राम सही है, कोई बच्चा बता सकता है। अगर मैं ये बोलूं कि 30 छात्रों की एक पंक्ति में ए लेफ्ट से 18 होगा, बी राइट से 16 होगा, तो क्या ये डायग्राम बनना पॉसिबल है, कोई बच्चा बता सकता है। क्या ये डायग्राम सही बनाया अगर ये कंडीशन में बोलूं तो, ए लेफ्ट से 18, ए लेफ्ट से कितना है बेटा 18 और बी राइट से कितना है बेटा 16, तो क्या ये डायग्राम सही बना है। आप बोलेंगे नहीं बेटा बिल्कुल गलत बना है, ये डायग्राम बिल्कुल गलत बना है। ऐसा डायग्राम कभी जिंदगी में पॉसिबल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 18 बच्चे आपने इधर बिठा दिए, 16 बच्चे आपने इधर बिठा दिए, तो 18 और 16 जोड़ दो कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32 और 2 34, 34 बच्चे आपने बिठा दिए इसका मतलब। जबकि बच्चे टोटल थे कितने 30, आपने 34 तो यहीं बिठा दिए, 16 आपने यहां बिठा दिए, सॉरी 18 आपने यहां बिठा दिए, 16 बच्चे आपने राइट साइड पे बिठा दिए, तो 16 बच्चे आपके ये रे, 18 बच्चे ये रे, दोनों को मिला दो 34 बच्चे बन जाते हैं। जबकि पंक्ति में टोटल 30 थे, जब टोटल 30 थे तो 34 4 एक्स्ट्रा कहां से आ गए, इसका मतलब एक्स्ट्रा नहीं आए, आपने डायग्राम गलत बनाया है। सवाल में तो जितने थे उतने ही रहेंगे, आपने डायग्राम गलत बना लिया है। तो ये डायग्राम ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो समझना मेरी बात को, अगर कभी भी
टोटल छात्रों से इनका योग कम हो, ये 12 ये 20, कितना हो गया 32। तो टोटल से अगर ये कम हो तो साइडों से बैठेंगे लेफ्ट राइट पर। अगर इनका योग ज्यादा हो जाए तो ओवरलैपिंग हो जाती है। तो क्या हो जाती है बच्चों? ओवरलैपिंग हो जाती है। अगर मैं इसका रियल डायग्राम बनाऊं तो मेरे भाई डायग्राम ऐसा बनेगा, ओवरलैपिंग हो जाएगी। ए हमारा इधर चला जाएगा 18वें नंबर पर और बी हमारा इधर आ जाएगा 16वें नंबर पर। यह डायग्राम सही होगा, ऊपर का डायग्राम गलत होगा। चेक कर लो बच्चों। तो दो डायग्राम बनाए मैंने, ये डायग्राम फर्स्ट है और ये डायग्राम सेकंड है। तो बेटा याद रखना, जब भी इनका योग ज्यादा होगा तो हमेशा ओवरलैपिंग होगी, और ओवरलैपिंग में हमेशा याद रखो ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे तभी ज्यादा हो सकता है। जब हम ओवरलैप करते हैं, एक दूसरे के ऊपर से निकलते हैं, तो डबल काउंटिंग हो जाती है, जिसकी वजह से टोटल से हमेशा इनका योग ज्यादा हो जाता है, अदरवाइज किसी कंडीशन में ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो इनके आंसर निकालने का तरीका होता है, तो जब भी कभी इनका योग ज्यादा हो जाए, इनका योग ज्यादा हो जाए तो सही डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट आंसर निकाल दिया करो। फॉर्मूला बता देता हूं। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि लेफ्ट प्लस राइट माइनस टोटल स्टूडेंट प्लस 2 माइनस कर दो तो कुल सॉरी बीच के छात्र पता चल जाते हैं, बीच के छात्र पता चल जाएंगे डायरेक्ट। बेटा बीच के छात्र आपके डायरेक्ट निकल आते हैं, तो क्या करेंगे करके दिखा देता हूं। 16 प्लस 18, 18 प्लस 16 माइनस, कुल छात्र 30 हैं तो 32 माइनस कर दो 32, तो ये कितना हो गया 34 माइनस के 32 बराबर छात्र कितने बचेंगे 2। तो बीच में छात्र बेटा 2 बचेंगे, इन दोनों के बीच में 2 छात्र आएंगे और यही इस सवाल का राइट ऑप्शन बन जाएगा। क्वेश्चन आपका खत्म हो जाएगा। पॉइंट सभी बच्चों को क्लियर है? पॉइंट सभी बच्चों को क्लियर है? तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिले, आप हर बार सवाल को इस तरीके से कर सकते हैं। एक सवाल ऐसा और समझा दे रहा हूं जिससे आपकी चीजें और क्लियर हो जाएंगी। कॉन्सेप्ट याद रखना, लेफ्ट प्लस राइट माइनस कुल छात्र प्लस 2, कुल छात्र प्लस 2, ये माइनस कर दो तो आपके बीच के छात्र निकल आते हैं। तो आपके क्या निकलेंगे? बीच के छात्र। एक फॉर्मूला तो बेटा ये था और दूसरा फॉर्मूला ये था कि बीच के छात्र निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल कुल छात्र माइनस लेफ्ट प्लस राइट कर देंगे तो आपके बीच के छात्र। दूसरा फॉर्मूला आपका ये था, दो फॉर्मूले थे। ये तब लगेगा जब दोनों की कंडीशन अलग अलग तरीके से दे रखी होगी, ये तब लगेगा जब दोनों की कंडीशन ओवरलैपिंग करेगी। ओवरलैपिंग की कंडीशन में ये लगाएगा और अलग अलग बैठेंगे तो ये लगेगा। ये दोनों कॉन्सेप्ट मैंने आपको अलग अलग तरीके से बता दिए। ठीक, एक सवाल ऐसा और समझा देता हूं। मैंने बोला एक पंक्ति में टोटल छात्र दिए थे बच्चों 50, जिसमें पी की पोजीशन लेफ्ट साइड से 32वीं थी और क्यू की पोजीशन राइट साइड से आपकी क्यू की पोजीशन राइट साइड से 28वीं थी। तो दोनों के बीच में कितने छात्र होंगे? तो चेक करते हैं बेटा। P अगर 32 होगा, Q अगर 28 पर होगा राइट से, तो 32 और 28 जोड़ दो, कितना हो रहा है बेटा? अगर मैं 32 और 28 को जोड़ूंगा तो 60 बन जाएगा। तो ये बेटा टोटल से ज्यादा हो गया। 50 से अगर योग इनका ज्यादा हो रहा है तो ये डायग्राम बच्चों गलत है, तो ये डायग्राम गलत बन गया। इसका मतलब ये ओवरलैपिंग हुई होगी, इस तरीके से ओवरलैपिंग होगी तो ये डायग्राम आपका सही बन जाएगा। तो जब भी आपका ये इस तरीके से इनका योग ज्यादा हो जाए तो ये डायग्राम तो गलत है, ये तो फैक्ट हो गया, पर आपको सही डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जितना समय में सही डायग्राम बनाने की कोशिश करोगे उतनी देर में आंसर आ जाएगा। और आंसर निकालने का तरीका मैंने बता दिया है। इनका योग अगर ज्यादा हो जाए तो उल्टा माइनस कर देना, ठीक है, उल्टा माइनस कर देना। और जब भी उल्टा माइनस करो तो टोटल छात्र अगर 50 हो तो 52 माइनस हो जाएगा। कुल छात्र प्लस 2 माइनस होता है, तो बीच के छात्र अपने आप निकल आते हैं। आपको सही डायग्राम बनाने की भी कोई जरूरत नहीं है, आपका आंसर डायरेक्ट हिट हो जाएगा। आपके डीपीपी में ऐसे सवाल होंगे जो बच्चों को परेशान कर रहे होंगे, तो वो यहां से प्रॉपर तरीके से सॉर्ट आउट हो जाएंगे। क्लियर सारे बच्चों को? लैंग्वेज में ये सवाल कैसे आता है आपके सामने ये रहा। लैंग्वेज में क्वेश्चन कैसे बनेगा, सामने ये दिया हुआ है कि नहीं 49 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में शाहरुख बाएं से 20वें स्थान पर और समान पंक्ति में काजोल दाएं से 18वें नंबर पर है, तो पंक्ति में उनके मध्य कितने विद्यार्थी बैठे हैं बता दो भाई। पंक्ति में उनके बीच में कितने विद्यार्थी बैठे हैं बता दो। तो सवाल में टोटल छात्र कितने हैं?
कुल छात्र कितने हैं टोटल, तो हमने बोला जो टोटल स्टूडेंट हैं बच्चों वो 49 हैं। सवाल में साफ साफ लिखा हुआ है 49 टोटल थे। उसमें उसने हमसे क्या बोला, उसने हमसे क्या बोला कि शाहरुख बाएं से 20वें नंबर पर है, तो शाहरुख लेफ्ट से कितना है गुरु 20, और काजोल राइट से कितनी है, काजोल राइट से कितनी है 18, तो 20 प्लस 18 कितना हो रहा है 38, 49 टोटल है। तो अगर इससे कम है तो डायग्राम बिल्कुल सही है, माइनस कर दो, तो 49 माइनस लेफ्ट प्लस राइट, 20 प्लस 18 माइनस कर दो, तो बीच के छात्र अपने आप डायरेक्ट बन जाएंगे। तो 49 में से 38 माइनस करेंगे तो बीच के छात्र कितने बन जाएंगे बेटा, 11 बन जाएंगे, और यही इस सवाल का राइट ऑप्शन होगा, बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ऐसे सिंपल सवाल हम आसानी से कर सकते हैं। अगर इनका लेफ्ट राइट का योग टोटल से कम है तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट माइनस। और अगर लेफ्ट राइट का योग ज्यादा है तो उल्टा माइनस करते हैं, और जब भी उल्टा माइनस करते हैं तो टोटल +2 कर लेना, बस इतना याद रखना। लेटेस्ट सीरीज पॉइंट सारे बच्चों को क्लियर हुआ, पॉइंट सारे बच्चों को क्लियर हुआ? अगर क्लियर हो गया तो एक सवाल बेटा और कर दो। अगला एक और सवाल है, जल्दी से कर दो बेटा। बीच में कितने छात्र होंगे? 42 छात्रों की एक क्लास में राकेश शीर्ष से 15वें स्थान पर है और राजेश की रैंक नीचे से 8वीं है। रैंक का सवाल है तो रैंक लगा दो। राकेश शीर्ष से 15 नंबर पर, तो राकेश टॉप से 15 नंबर पर होगा, तो हमने टॉप से 15 नंबर पे कर दिया। और राजेश की रैंक नीचे से 8 है, और राजेश की रैंक, ये राजेश है, ये राजेश है और ये राकेश है, ठीक है, दोनों एक ही नाम से शुरू हुए लगभग। तो राजेश की रैंक नीचे से कितने गुरु 8 है, ये 8वें नंबर पर है। तो राकेश और राजेश के बीच में कितने लोग हैं, तो इन दोनों के बीच में छात्र पूछे कि इन दोनों के बीच में यहां कितने लोग बैठेंगे इस जगह पर। तो क्या करें, टोटल कितने 42, तो 42 माइनस के ऊपर के नीचे के माइनस कर दो, ऊपर नीचे के, तो 15 प्लस 8 माइनस कर दो तो बीच के अपने आप बच जाएंगे। तो 42 माइनस 15 और 8 कितना हो जाएगा गुरु 23, तो कितना बचेगा बेटा 7, ये 12 7 19 बचेगा। 19 छात्र बीच में बैठेंगे और यही इस सवाल का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन 19 होगा। पॉइंट क्लियर है सारे बच्चों को? सारे बच्चों को पॉइंट क्लियर है? कर लेंगे सभी। तो जब भी कभी बीच में छात्र निकालने वाला कॉन्सेप्ट आएगा तो हम सवालों को इस तरीके से इजीली बना सकते हैं। अगला सवाल एक और देख लेते हैं बच्चों, एक सवाल और देख लेते हैं। अगर सवाल ऐसा आ गया जब लेफ्ट प्लस राइट का योग ज्यादा होता है, जैसे ये सवाल दिया हुआ है 55 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में करण का स्थान बाएं से 39वां और मयंक का स्थान दाएं से 36वां है, ठीक है, तो उनके बीच कितने विद्यार्थी बैठे हैं, उनके बीच में कितने स्टूडेंट होंगे, बता दो बच्चों। इन ए रो ऑफ 55 स्टूडेंट, Karan's position is 39 from the left and Mayank's position is 36 from the right. Then how many students are there between them? दोनों के बीच में कितने लोग होंगे, ये वाली बात पता करनी है। दो में सारे बच्चों का हो गया, सारे बच्चों का हो गया। अब यहां 55 है बेटा, टोटल छात्र कितने हैं बच्चों, यहां 55। अब यहां टोटल 55 दिए हैं गुरु।
अब टोटल छात्र गुरु 55 दिए हैं। अब कहता है करण लेफ्ट से 39 है। अब सुनना मेरी बात को, करण ये लेफ्ट से 39 है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। मयंक राइट से 36 है, मयंक राइट से 36 है। बात कुछ ये होगी, अब 39 36 को ऐड करूंगा तो 55 से ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब ये डायग्राम कैसा बन गया बच्चों? गलत बन गया। ये डायग्राम गलत है, ऐसा डायग्राम पॉसिबल नहीं हो सकता। इसका डायग्राम कैसा बनेगा? ओवरलैपिंग करता हुआ, करण यूं जाएगा और मयंक बच्चों यूं जाएगा। ये डायग्राम करेक्ट बनेगा, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। लेकिन आपको डायग्राम से कोई मतलब नहीं है, मैं आपको पहले ही हिंट दे दी है। जब भी इनका योग ज्यादा हो जाए तो उल्टा माइनस कर देते हैं। ये मैं डायग्राम इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बाई चांस सवाल अगर थोड़ा बहुत मूवमेंट कर गया तो आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। ठीक, अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी बहुत मूवमेंट कर गई तो आप उस चीज को आसानी से समझ पाए बेटा। ठीक है, डायग्राम ऊपर वाला गलत है और नीचे वाला डायग्राम सही होगा। नीचे वाला डायग्राम बच्चों सही हो जाएगा। तो क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर दो। तो 39 प्लस 36 माइनस के 55 प्लस 2, ये माइनस कर दो, आंसर बन जाएगा। तो 9 और 6 15, एक 75 माइनस के 57 कर दूंगा तो वैल्यू कितनी बनेगी बेटा? 15 में से 7 गया बेटा 8 और 1 18 बनेगी। और करेक्ट ऑप्शन बेटा 18 होगा। ई इज द राइट ऑप्शन। खत्म सवाल। ममता बेटा मैथ समझ में नहीं आती है तो बेटा मैथ थोड़ी सी पढ़नी पड़ेगी, है ना। पहले सिंपल सिंपल चीजें पढ़ो। देखो कोई सा भी सब्जेक्ट अगर आपको लगता है कि मुझे कम समझ में आता है तो मैं पढ़ने की स्ट्रेटेजी बताता हूं आपको। हमेशा डायरेक्ट बच्चे क्या करते हैं, जैसे मान लो किसी बच्चे की मैथ कमजोर है तो मैथ में वो बच्चा ये सबसे बड़ी समस्या होती है कि किन सवालों को पहले किया जाए जिससे मैथ धीमे धीमे समझ में आए। अब जब हम एक्सरसाइज लगाने जाते हैं तो एक्सरसाइज में बच्चों क्या होता है, मैथ की में कोई किसी टाइप का सवाल पढ़ा है, कभी किसी टाइप का सवाल पढ़ा है, तो कौन सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, कौन सा सरल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन कौन सा है, इजी क्वेश्चन कौन सा है, टफ क्वेश्चन कौन सा है। जिस बच्चे को मैथ नहीं आती वो बेचारा नहीं पता कर पाता कि कौन सा टफ है कौन सा सरल है। तो सबसे पहले सिंपल सिंपल क्वेश्चन लगाया करो। अगर आपको नहीं पता सिंपल क्वेश्चन कौन से होते हैं तो एक एक लाइन के जो सवाल होते हैं, कोई टीचर आपको बता दे कि सर इस टाइप के सवाल सिंपल होते हैं, इन्हें पहले लगाओ। तो जिस सर से पढ़ते हो उन सर से पूछ लिया करो कि सर सिंपल सिंपल क्वेश्चन थोड़ा बता दीजिए, इस टॉपिक में कौन कौन सा केस टाइप सिंपल होती है, पहले हम उनको कवर करेंगे, फिर बाद में जो बड़े बड़े सवाल जो बाद में आते हैं वो बाद में। और एक बात और बता देता हूं मैं आपको, जब टॉपिक कोई शुरू होता है तो स्टार्टिंग के 1-2 दिन जो क्लासेस चलती हैं, टाइप नंबर 1 टाइप नंबर 2 जो सिंपल बेसिक होता है वो सब सिंपल क्वेश्चन ही होते हैं। लास्ट की जो क्लासें होती हैं वो धीमे 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 टफ होती चली जाती हैं। कोई सा भी टॉपिक हो, चाहे रीजनिंग हो या मैथ हो, जब शुरुआत होती है तो सिंपल से होती है, एंड की जो क्लासें होती हैं वो लॉजिकल हो सकती हैं। तो जो शुरुआत की जो टाइप होती है, टाइप नंबर 1 टाइप नंबर 2, सबसे पहले उनके सवाल ढूंढ ढूंढ के लगाया करो, आप सीख जाओगे। स्ट्रेटजी अपनानी पड़ती है मेरे भाई, तब जाके हम कहीं ना कहीं सीख पाते हैं। अब मैथ आती नहीं है और पहला क्वेश्चन हम मैथ का लगाने गए, आज चलो 2 घंटे मैथ पढ़ेंगे, हमने ठान लिया भाई मैथ हमको आती नहीं है और आज हम 2 घंटे मैथ पढ़ेंगे, आज कुछ भी हो जाए मैथ के सवाल लगाने। पहला सवाल जैसे ही मैथ का लगाने गए, दुनिया का सबसे टफ सवाल हमने अपने आगे सामने खोल लिया। अब हमें पता ही नहीं है कि टफ सवाल है और खोल के बैठ गए, अब उसे लगाए जा रहे हैं लगाए जा रहे हैं लगाए जा रहे हैं, लगेगा ही नहीं है, कैसे लग जाएगा भाई। अब सिंपल सवाल आता नहीं है, टफ सवाल लगाने बैठ गए तो कैसे लग जाएगा मेरे भाई। है तो ये गलतियां सुधारो, सिंपल क्वेश्चन पहले करो। जिन बच्चों का मैथ का कॉन्सेप्ट अच्छा होता है तो वो तो कहीं से भी सवाल लगा सकता है, वो तो प्रैक्टिस पता है कैसे करता है। जैसे मान लो मेरा मैथ ठीक है तो मैं प्रैक्टिस कैसे करूंगा, कहीं से भी क्वेश्चन ले आओ, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी बुक का सवाल हो, किसी भी एक्सरसाइज का सवाल हो, चाहे फर्स्ट क्वेश्चन हो या 100वां क्वेश्चन हो या 500वां क्वेश्चन हो, मैं कोई सा भी क्वेश्चन आसानी से लगा सकता हूं। लेकिन जिनके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर, उन बच्चों के लिए स्ट्रेटेजी यही होगी कि आप सबसे पहले बेटा सिंपल क्वेश्चन को सॉल्व करें, उसके बाद अगले अगले क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से सॉल्व करते चले जाएं, तो ज्यादा ठीक रहेगा। यही तरीका होता है पढ़ने का बच्चों। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर सबका बन गया होगा। अगले एक क्वेश्चन की तरफ चले जाते हैं बेटा। एक नेक्स्ट सवाल और है और इस सवाल का जल्दी से आंसर बताएंगे। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या बनेगा? दिनेश 30 छात्रों की एक पंक्ति के बाएं छोर से 15वें स्थान पर है और उसी पंक्ति में मोनिका दाएं छोर से 20वें स्थान पर है। पंक्ति में उनके बीच कितने विद्यार्थी हैं? इस सवाल को जल्दी से और बता दो, उसके बाद मैं टाइप नंबर 5 भी शुरू करता हूं। टाइप नंबर 5 शुरू करता हूं।
जल्दी से बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर और बता देंगे, उसके बाद में नेक्स्ट टाइप नंबर 5 और शुरू करता हूं आज। टाइप नंबर 5 के क्वेश्चन और बताता हूं। दिनेश 30 छात्रों की एक पंक्ति में, तो टोटल बच्चों कितने हैं? टोटल जो बच्चे हैं बच्चों वो 30 हैं। 30 छात्रों की एक पंक्ति में लेफ्ट से कितना है बेटा? लेफ्ट की पोजीशन बेटा 15 है, और राइट की पोजीशन मोनिका राइट साइड से बेटा कितनी है? 20। तो दोनों को जोड़ूंगा बच्चों तो वैल्यू कितनी बनेगी बेटा? 35 बनेगी टोटल से ज्यादा, तो उल्टा माइनस कर दो, 35 माइनस के 32 माइनस कर दूंगा, तो बीच के छात्र 3 बच जाएंगे। डायग्राम बनाने, सॉरी बीच के छात्र 3 बच जाएंगे, तो डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। 35 माइनस 32 बराबर 3 होगा। ठीक बच्चों, तो आपका डायरेक्ट डायग्राम भी बनाने की जरूरत नहीं है। अगर लेफ्ट राइट की वैल्यू ज्यादा हो और बीच में छात्र पूछे तो उल्टा माइनस कर देते हैं। 35 माइनस 30 छात्र टोटल है, तो हमने वहां पर 32 माइनस किया है, बीच के छात्र हमारे 3 बचेंगे, और करेक्ट ऑप्शन बच्चों 3 हो जाएगा। सारे बच्चों को पॉइंट क्लियर हुआ? तो इस तरीके से बीच के छात्र निकालने वाले कॉन्सेप्ट आप यहां से प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर बीच में छात्र निकालने वाला कॉन्सेप्ट आएगा तो आप इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। एक टाइप नंबर 5वां और है छोटा सा, उसको और देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, उसको और देख लेते हैं। ये सवाल मैं आपको HW में दे देता हूं, ये लगा लेना बच्चों, क्योंकि ये उसी टाइप के सवाल हैं, आप आसानी से इनको लगा सकते हो। ये उसी टाइप के सारे क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। ये वाला सवाल भी आपको मैं HW में दे देता हूं। ठीक, अब बढ़ जाते हैं बेटा टाइप नंबर, अब बढ़ जाते हैं बच्चों टाइप नंबर 5 की तरफ। टाइप नंबर 5 की तरफ, टाइप नंबर 5 भी देख लेते हैं। इसमें कुछ मैथ के कॉन्सेप्ट यूज होंगे। ठीक, इसमें थोड़ा रेशियो का सवाल यूज होगा, रेशियो यूज हो सकता है, आपको मैथ के कॉन्सेप्ट यूज हो सकते हैं, आपको लेफ्ट राइट वाली साइड पूछी जा सकती है। ये थोड़े मिक्सअप वाले सवाल होंगे, थोड़े से लेवल का क्वेश्चन होगा। अगर हम बात करते हैं CBT 2 के लिए, CBT 2 के लिए कुछ ना कुछ इस तरीके से सवाल बच्चों बन सकते हैं। CBT 2 में कुछ ना कुछ इस तरीके से सवाल बन सकते हैं। आपको सीट अलग से दे देता हूं मैं, उसमें सवाल लगा सकते हो बच्चों। ठीक है, सवाल कैसे बनेंगे समझ लेते हैं बेटा। सवाल कैसे बनेगा टाइप नंबर 5 का, यहां समझ लेते हैं। 60 छात्रों की क्लास में जहां लड़कियों की संख्या लड़कों से दोगुनी है, कमल का पद ऊपर से 17वां है, यदि पदों में कमल से आगे 9 लड़कियां हैं तो कितने लड़के उससे पीछे बैठे होंगे? अगर बच्चों मैं CBT 2 की बात करूं, CBT 2 की बात करूं, तो ऐसा सवाल आपको देखने को मिल सकता है। CBT 2 की बात करो, क्या बच्चे इसको कर सकते हैं? इसमें थोड़ा सा मैथ का यूज हुआ है, थोड़ा सा मैथ का यूज हुआ है बच्चों। मैथ में भी बेटा मिलती होंगी आपको, जिस टाइप के क्वेश्चन आपको क्लास में कराए जाते होंगे उसी टाइप के क्वेश्चन आपको DPP में मिलते होंगे बच्चों। जैसे मैं रीजनिंग में देता हूं उसी टाइप के सवाल, तो आपको मैथ में भी मिलते होंगे बेटा। ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, DPP का क्वेश्चन है, कर दो बेटा, इस सवाल को कर दो। 5 भी टाइप है बेटा, 5 भी टाइप है, 4 अभी करा दी, 5 भी है। हाँ CBT 2 का लेवल है ये बच्चों CBT 2 का लेवल है प्रॉपर तरीके से, ये CBT 2 लेवल है। कोई बच्चा करके दिखाएगा? मैं बताऊं 60 छात्रों की क्लास में लड़कियों की संख्या लड़कों से दूनी है, तो पहले लड़कियां डिवाइड तो कर लूं कितनी है। तो 60 बच्चे टोटल, जिसमें लड़कियों की संख्या, गर्ल्स एंड बॉयज का जो रेशियो है वो कितना है बच्चों? गर्ल्स एंड बॉयज का जो रेशियो है बेटा, गर्ल्स एंड बॉयज का जो रेशियो बनेगा, G और B का जो रेशियो बनेगा वो 2:1 बनेगा, 2:1 बनेगा बच्चों। सवाल ये कह रहा है, सवाल साफ साफ कह रहा है 60 छात्रों की क्लास में जहां लड़कियों की संख्या लड़कों से दूनी है, तो लड़कियां 2, लड़का कितना बन गया बेटा? 1। मैं अलग से भी करके दिखा देता हूं जिससे चीजें और क्लियर होती रहेंगी बच्चों। यहां पर बच्चों, यहां पर भी एग्जाम्पल के तौर पर समझा देता हूं। सवाल कह रहा था कि एक क्लास में 60 बच्चे टोटल थे, अब 60 बच्चे में लड़कियों की संख्या लड़कों से दूनी है, तो 2:1 का रेशियो होगा। और अनुपात सॉल्व करने का तरीका होता है 2 और 1, बच्चे कितने हो गए बच्चों? 3। रेशियो के
टोटल होता है 3 और 3 की 60 वैल्यू कितने गुना है बेटा? 20 गुना वैल्यू ज्यादा है। अगर ये वाली टोटल वैल्यू 3, सवाल की टोटल वैल्यू 60, कितने गुना ज्यादा? 3 का भाग लगा दो, 20 गुना ज्यादा। तो ये दोनों रेशियो 20 गुना ज्यादा हो जाएंगे। आप इसमें भी 20 का गुणा कर दो और इसमें भी 20 का गुणा कर दो, लड़के लड़की पता चल जाएंगे। तो लड़के 20, लड़कियां 40 हो जाएंगी। इस तरीके से रेशियो डिवाइड करना सभी बच्चे जानते होंगे। भाई रेलवे की तैयारी कर रहे हो, रेलवे पढ़ रहे हो, रेलवे पेपर देने जाने वाले हो, तो बच्चों आप ये इतना तो करना आसानी से जानते होंगे। इतना तो करना बेटा आप आसानी से जानते होंगे। तो हम रेशियो को डिवाइड इस तरीके से कर लेते हैं बच्चों, ठीक है? किसी भी रेशियो को इसी तरीके से डिवाइड करेंगे। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। तो हमने यही किया। 2 और 1 टोटल बच्चे कितने हो गए बच्चों? 3। 2 वो लड़कियां 1 लड़का, क्योंकि लड़कियां दूनी थी। देखो साफ साफ कह रहे हैं लड़कियों की संख्या लड़कों से दूनी है। तो लड़की 2 तो लड़का 1। अगर लड़का 1 होगा तो लड़की 2 होंगी, मिला के बच्चे 3। 3 की वैल्यू 60, हम बोलेंगे 20 गुना ज्यादा वैल्यू है। अगर 20 गुना ज्यादा वैल्यू है तो लड़कों की संख्या 20 हो जाएगी और लड़कियों की संख्या बेटा 40 हो जाएगी। सबसे पहले हमने ये रेशियो से ये पता कर लिया कि क्लास में कितने लड़के हैं कितनी लड़कियां हैं। क्लियर? अब कहता है कमल का पद ऊपर से 17 बाय, रैंक यहां लगाता हूं। मैंने एक रैंक लगाई, तो देखो रैंक यहां लगा के दिखा देता हूं। ये रही रैंक। रैंक में कमल, यहां पर कमल बैठा है। कमल का पद ऊपर से गुरु 17वां है, 17वां नंबर है। तो कमल ऊपर से 17 नंबर पर है, तो ऊपर से गिना गया तो कमल 17 पर। तो वो टोटल बच्चे ऊपर कितने बैठे हैं? 17। 17 बच्चों में कमल भी काउंट है, ध्यान रखना, कमल छोड़ा नहीं है मैंने। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 ऊपर होंगे और 17 पर कमल होगा। तो कमल सहित 17 बच्चे बैठे हैं, जिनमें कुछ लड़कियां होंगी और बच्चों कुछ लड़के होंगे। क्योंकि भाई रैंक तो सबकी कंबाइंड लगती है। भाई क्लास में लड़के लड़कियां सब पढ़ते हैं, जिसके नंबर ज्यादा होंगे बेटा ऊपर जाएगा, जिसके नंबर कम होंगे पीछे जाएगा। अगर लड़की टॉपर है तो लड़की ऊपर होगी, लड़का टॉपर है तो लड़का ऊपर होगा। अब इन 17 बच्चों में कितने लड़के कितनी लड़कियां ये नहीं पता, तो पता करते हैं। आगे कहता है यदि पदों में कमल से आगे 9 लड़की बैठी हैं, इसका मतलब है कमल से पहले कितनी लड़कियों ने टॉप किया? 9 लड़कियों ने टॉप कर दिया। कमल से पहले कितनी लड़कियों ने टॉप किया? 9। साफ साफ कह रहा है यदि कमल से आगे, आगे मतलब पहले 9 लड़कियां हैं, मतलब कमल से पहले 9 लड़कियां ऐसी हैं जो कमल से ज्यादा अंक लाती हैं, टॉपर हैं। टॉपर बच्चा ऊपर होता है, ठीक? तो 9 लड़कियां कमल से टॉपर हैं। तो अब 17 बच्चे टोटल कमल से थे, तो 9 लड़कियां टॉपर हैं, तो लड़के कितने बचे? तो 9 और 8 17 हो जाता है। फिर दोनों का योग 17 होना चाहिए। अगर 9 लड़कियां हैं तो 8 लड़के होंगे। 8 लड़के में कमल भी शामिल है, ध्यान रखना, कमल भी शामिल है। कमल छोड़ नहीं दिया बेटा। 7 नहीं होंगे, 8 होंगे। 9 और 8 17 होता है। अगर मैं ये बोलूं कमल से पहले कितने लड़के हैं, तो बोलना 7 है, तो 7 है। समझ में आ रहा है बेटा? तो 7 है। मैं कमल को सहित यहां लिख देता हूं बेटा, कमल शामिल है। लिख दिया बेटा, कमल शामिल है, ये लिख दिया बेटा। वैसे लिखने की भी जरूरत नहीं है, इतने छोटे छोटे पॉइंट मत लिया करो बेटा, है? फिर मुझे भी ये लगता है कि भाई पढ़ाने में मजा नहीं आ रहा है ना। इतना तो बेसिकली चीजें समझ जाया करो। हर चीज खंड खंड नहीं बताई जाती, कुछ चीजें बेसिकली समझ सकते हो आप, ठीक है? 7 होगा तो कमल हट जाएगा, 8 होगा तो कमल काउंट हो जाएगा। ये छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए, बताने की जरूरत नहीं होगी। तो ठीक है, 9 लड़कियां 8 लड़के बच्चे हो गए, 9 और 8 17। अब कहता है बाद में कितने लड़के उससे पीछे बैठेंगे, तो लड़के पूछे तो लड़के निकाल दो बेटा। लड़के टोटल कितने? 20। 20 में ऊपर कितने चले गए? 8। तो बचे कितने बेटा? 12। तो 12 बच्चे लड़के नीचे बैठेंगे और यही सवाल का राइट ऑप्शन है। सवाल हमारा खत्म। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। खत्म सवाल। क्लियर बच्चों? क्लियर बच्चों? किसी बच्चों को दिक्कत? अगर क्वेश्चन में यह पूछे कि कमल से पहले कितने लड़के हैं, तो बोलना 7 हैं, 8 मत बता देना। क्लियर? 7 होंगे, 8 मत बता देना। कमल से पहले कितने लड़के हैं, तो 7। कमल के बाद कितने? 12 और एक कमल, टोटल हो गए 20। बात होगी खत्म। एक बार और बता दीजिए। बिल्कुल बता देंगे बेटा, क्यों टेंशन ले रही है? जब तक हमें तब तक जिंदाबाद रहो।
एक क्या, 2 बार बता देंगे, अलग से समझा देता हूं। कमल ये रहा, मान लो कमल ऊपर से कमल 17वें नंबर पर है। इसका मतलब है ऊपर से जो स्थिति गिनी गई होगी वो कमल सहित 17 लोग थे, टोटल 17 लोग थे। इन 17 लोगों में कुछ तो लड़कियां होंगी, कुछ लड़के होंगे, दोनों को मिला के बने होंगे। कितने लड़की कितने लड़कियां हैं ये पता कर लेते हैं। और क्वेश्चन में साफ साफ लिखा था कि कमल से पहले 9 लड़कियां बैठी हैं, तो कमल से पहले, इस कमल से पहले ऊपर वाले हिस्से में कितनी लड़कियों ने टॉप किया, 9। अब 17 में 9 लड़की, तो 17 में बचे हुए सब लड़के, तो लड़के होंगे बेटा 8। 9 और 8 कितना हो गया, इन दोनों का योग 17 हो जाना चाहिए, इन दोनों का योग 17 हो जाना चाहिए। ठीक है, तो 9 और 8 17 हो गया। इस 17 में कमल भी शामिल था, तो उसने ये पूछा है कमल के बाद, मतलब इस पीछे वाले एरिया में कमल के बाद कितने लड़के बैठेंगे, तो लड़कों की संख्या पूछी गई थी। तो लड़के टोटल हमारे पास थे कितने, 20। तो 20 लड़के टोटल, ऊपर कितने चले गए, 8। तो 8 माइनस कर दो, लड़के बच्चे कितने बेटा, 12। तो 12 लड़के बैठेंगे, यही सवाल का आंसर था। अगर वो लड़कियां पूछता कमल के बाद कितनी लड़कियां बैठेंगी, तो लड़कियां निकालने का तरीका ये होता, लड़कियां गुरु टोटल कितनी है, 40। 40 लड़कियों में से ऊपर कितनी बैठ गई गुरु, 9। तो 9 माइनस कर दो, तो नीचे लड़कियां कितनी बचती, 31। 31 लड़कियां नीचे बैठती, ये इसका आंसर बन जाता। खत्म सवाल। कैसे समझे, पूछे कितने लड़के उसके पीछे बैठेंगे, ये लिखा तो है बेटा, अब कैसे लिखेगा बच्चा है? ये कौन बच्चा पूछ रहा है, ये साफ साफ लिख के दिया है। अंश सो कितने लड़के उसके पीछे बैठेंगे, इस बात का मतलब क्या है, पीछे का मतलब क्या है? आगे बैठना। साफ साफ तो लिख के दे दिया है कितने लड़के उसके पीछे बैठेंगे, और कैसे लिख के दे भाई मेरे भाई हैं, क्या कर रहे हो भाई, इतनी छोटी छोटी बात पूछ रहे हो कि आपको कैसे पता चलेगा कि क्या पूछ रहा है? ये लिख के दे तो दिया कितने लड़के उसके पीछे बैठेंगे। तो पॉइंट क्लियर सभी को? एक सवाल ऐसा और कर दो, उसके बाद इस आज की क्लास को यहीं ब्रेक कर देते हैं। इस सवाल को सभी बच्चे जल्दी से कर देंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होगा? आगे पूछे तो आगे तो लिखे, आगे तो पूरे लिखे हैं ऊपर साफ साफ। 80 छात्रों की क्लास में लड़कियों की संख्या लड़कों से 3 गुनी है। कर दो बेटा इस सवाल को, सारे बच्चे साथ साथ करेंगे। 80 बच्चे टोटल हैं, 80 बच्चों में लड़कियों की संख्या लड़कों से 3 गुनी है, तो गर्ल्स एंड बॉयज का जो रेशियो है वो 3:1 का है, 3:1 का है। ठीक, लड़कियों की संख्या लड़कों से 3 गुनी है, तो 3:1। टोटल बच्चे कितने हो गए गुरु, 4। टोटल बच्चे 4, 3 लड़कियां 1 लड़का, तो बच्चे कितने हो गए, 4। 4 का 80 कितने गुना, 20 चौक 80, 20 गुना वैल्यू ज्यादा है, तो लड़के हो गए 20 और लड़कियां हो जाएंगी 20 या 60। ये दोनों वैल्यू याद रखना, इनके आधार पर सवाल चलेगा। तो क्लास में हम ये मान सकते हैं लड़कों की संख्या 20 है और लड़कियों की संख्या 60 है, ये मान सकते हैं। इसके बेस पर अब डायग्राम बनाते हैं, तो यहां डायग्राम बना लेता हूं। सवाल कहता है राम का पद ऊपर से 21वां है। ठीक, तो राम का पद ऊपर से 21वां है, तो ये रहा मान लो राम। अगर हमने राम यहां मान लिया और राम ऊपर से कितने नंबर पर है, आप बोलेंगे 21 नंबर पर है राम, ऊपर से 21 नंबर पर है राम। अब राम ऊपर से 21 नंबर पर है, तो अब इस 21 बच्चों में राम भी शामिल होगा। भाई राम 21 पर है तो राम 21 में काउंट है, 20 ऊपर है और 21वां राम है, तो 21 तक करते हैं। तो 21 बच्चों में कुछ तो लड़कियां होंगी, कुछ लड़के होंगे, हमको नहीं पता कितने लड़के कितनी लड़कियां हैं, पता कर लेते हैं। तो आगे कहता है राम के आगे 15 लड़कियां बैठी हैं, देखो साफ साफ लिख के दे दिया उसने, राम के आगे 15 लड़कियां बैठी हैं। तो राम से पहले कितनी लड़कियों ने टॉपर कर दिया, 15। 15 लड़कियां ऐसी हैं जिनके नंबर राम से ज्यादा आए हैं, तो 21 में से 15 लड़कियां, तो लड़के कितने बच्चे बेटा, 6। लड़के कितने बच्चे बेटा, 6। 15 और 6 दोनों का योग कितना हो जाता है बेटा, 21 हो जाता है। तो राम के बाद कितने लड़के बैठेंगे ये पूछा था, तो लड़कों की संख्या निकालने का तरीका, लड़के टोटल कितने हैं, 20। 20 में ऊपर के 6 माइनस कर दो, तो वैल्यू कितनी बचेगी बेटा, 14। आंसर आपका 14 बनेगा। ए इज द राइट ऑप्शन। सवाल खत्म हो गया। पूरी क्लास का बिल्कुल सही आंसर है बेटा। ये CBT 2 की कहानी है, यहां लिख देता हूं, लो बच्चों CBT 2 का
आप आज सीबीटी 2 के सारे सवाल कर रहे हो, इसका मतलब समझ लो सीबीटी 1 भी पास करोगे और सीबीटी 2 भी पास करोगे। टेंशन मत लो बेटा, जब तक हमें तब तक न तो सीबीटी 1 से डर लगेगा न सीबीटी 2 से डर लगेगा। चाहे सीबीटी 1 का सवाल आए चाहे सीबीटी 2 का सवाल आए, किसी भी लेवल का सवाल पूछ ले, रेलवे वाले जितनी दम लगा सकते हैं उतनी दम लगा लें, किसी भी लेवल का सवाल दे दें। हर लेवल का सवाल को सॉल्व करने के लिए हम तैयार बैठे हैं, झंडा गाड़ के सवाल करके आएंगे, टेंशन मत लो। पॉइंट सारे बच्चों को क्लियर है? सारे बच्चों को पॉइंट क्लियर है? तो कैसा भी सवाल हो किसी भी लेवल का, कोई फर्क नहीं पड़ता। रीजनिंग में कितना भी स्टैंडर्ड आ जाए, डरने की कोई बात नहीं है। जब तक यहां पढ़ रहे हो तब तक कभी जिंदगी में मत डरो। कोई कितना भी भयंकर सवाल ले आए उससे भी मत डरो। हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार रहा करो। नहीं निकले मुझे बताओ, मैं आपके साथ खड़ा हूं, एक एक क्वेश्चन को फोड़ देंगे, टेंशन मत लेना। हो जाएंगे? पॉइंट सारे बच्चों को क्लियर हो गया? तो एक एक पॉइंट पूरा प्रॉपर तरीके से मैंने क्लियर कर दिया होगा इस क्वेश्चन में, और आप प्रॉपर तरीके से इन क्वेश्चन को लगा सकते हो बच्चों, ठीक है? तो एक सवाल मैं आपको HW में दे देता हूं, ये सवाल मैं आपको HW में दूंगा, ये वाला सवाल बच्चों आप लगा लेना। ये सवाल मैंने आपको प्रॉपर तरीके से HW में दे दिया बच्चों, ठीक है? तो इस सवाल को बेटा आप लगा लेंगे और इस सवाल का आंसर बेटा आप प्रॉपर तरीके से लगा सकते हैं बच्चों, ठीक है? बाकी नेक्स्ट मुलाकात कल करेंगे, और आज की क्लास में बच्चों इतना ही रहेगा। अगली मुलाकात हमारी कल फिर होगी। एक सवाल ये मैंने बाकी आगे भी कुछ HW दे दिए हैं, कुछ सवाल इसमें HW दे दिए हैं, कुछ मैं आपको DPP दे दूंगा अलग से, और DPP में कुछ इस टाइप के सवाल मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा दे दूंगा जहां पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो प्रॉपर तरीके से, ठीक है? तो अभी ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, एक दिन की क्लासेस में और है, तो मंडे को ये टॉपिक और पढ़ेंगे तब जाके कंप्लीट होगा, क्योंकि इसमें एक कॉन्सेप्ट और बचा है, ए बी से बड़ा है, BC से छोटा है, और खिसकने वाले सवाल, तो वो बड़े छोटे वाले क्वेश्चन और थोड़े समझाने हैं, उसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट होगा। तो कल तो संडे है, मंडे को इस टॉपिक को मैं प्रॉपर तरीके से कंप्लीट कर दूंगा। तो मंडे कंप्लीट होने के बाद फिर हम उसके बाद नया टॉपिक शुरू कर लेंगे बच्चों, ठीक है? तो एक क्लास और लेंगे, इसके बाद इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा, बाकी नेक्स्ट सेशन मंडे को रहेगा, कल ऑफ है हमारा, कल संडे की वजह से, और मंडे को हम इसका एक क्लास और बची है, वो कंप्लीट कराने के बाद में टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे बच्चों, ठीक है? DPP थोड़ी देर में अपलोड करवा दूंगा, थोड़ी देर में DPP मिल जाएगी आपको, उसके क्वेश्चन लगा लेना, कल संडे है, फ्री हो, आराम से लगा सकते हो। बाकी शाम को तो मुलाकात होती है बाईटी पर 9 बजे, तो 9 बजे शाम को मिलेंगे, उसके बाद इस टॉपिक को मंडे को कंप्लीट करेंगे, ठीक है? आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे कल। थैंक यू सो मच।